दीदी आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, प्रणाम। चलिए बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सभी को आवाज़ क्लियर है मेरी? यस मैम। चलिए, कितने लोगों ने वीडियो देखा है? जितने वीडियोस भेजे थे हेमंत भैया ने, किसने किसने देखी है? श्रुति मैम, ठीक है। और बाकी अब तो छोटे छोटे वीडियोज है, सब लोग अगर देखेंगे ना तो बहुत सपोर्ट मिलेगा उसको। ठीक है, रेनू ने भी देख लिया है। चलिए ठीक है, वाकई बहुत अच्छे वीडियोस है ना। उससे क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को विजुअल देख लेते हैं तो वो बहुत सरल लगने लगते हैं, और जब आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे पढ़ने में लगते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी टफ है। बस एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू वीडियो फॉर्म में देखेंगे तो सरल लगेगा। अब हम लोग आज कुछ चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर और फिर आगे बात करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था हार्ट, कि हार्ट कैसे पंपिंग करता है, वर्क करता है। यहाँ से पढ़ेंगे, मंजू मैम पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण संस्थान। रक्त परिसंचरण संस्थान शरीर का वह परिवहन तंत्र है जिसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, पानी एवं अन्य सभी आवश्यक पदार्थ उत्तर कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और वहां के व्यर्थ पदार्थ ले जाए जाते हैं। इसमें रक्त, हृदय तथा रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स का समावेश होता है। रक्त, ब्लड, मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह जीवन ऐसा जीवन द्रव यानी विटल लाइट है जिस पर प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। शरीर के सभी कार्य इसी पर आधारित है। तो क्या है, ब्लड क्या है हमारा संयोजी ऊतक। हम लोग ने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू में कि ब्लड क्या है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, और जो बोन ब्लड बन कहाँ है, फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है हमारा। ठीक है। अब ब्लड सेल्स कितनी है हमारी? रेड ब्लड सेल, WBC, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा के अंदर तीनों फ्लोट कर रहे हैं। पढ़ेंगे मुझे। रक्त अपारदर्शी एवं स्वाद में नमकीन होता है तथा एक विशेष प्रकार की गंध से युक्त होता है। धमनियों का रक्त लाल होता है क्योंकि यह ऑक्सीजनेटेड रहता है, और शिराओं का रक्त गहरा बैंगनी लाल होता है क्योंकि उनमें ये डीऑक्सीजनेटेड रहता है। शिराओं का रक्त अपनी कुछ ऑक्सीजन ऊतकों को देने के कारण बैंगनी लाल रंग का दिखाई देता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। एक बात क्लियर है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तीन चीजें हैं हमारी जहाँ से ब्लड सप्लाई हो रहा है। ठीक है, जा रहा है। आर्टरीज क्या है? फर्स्ट है आर्टरीज में धमनियाँ हो गया, वेन्स क्या हो गई, शिराएँ हो गई, और कैपिलरीज क्या होती, केशिकाएँ होती, जो बाल से भी पतली होती है, वो केशिकाएँ होती है। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे आगे जी। और इसी प्रक्रिया के कारण बैंगनी लाल रंग की दिखाई देती है। यदि डीऑक्सीजनेटेड यानी डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और उसी प्रक्रिया के दौरान इसमें ऊतकों से व्यर्थ पदार्थ मिल जाते हैं। रक्त मामूली क्षारीय होता है तथा pH प्राय 7.35 से 7.45 के बीच रहता है। एक मिनट रुकिए, कल हम लोगों ने बात की थी
कि जो हमारा ब्लड का पीएच और जो यूरिन का पीएच है ये 7 पॉइंट अपर होना चाहिए, 7.35, 7.25, ठीक है। क्योंकि 7 से नीचे अगर है तो थोड़ा सा तो चल जाएगा, 6 तक है चल जाएगा, लेकिन 6 से नीचे है तो ये क्या है, एक ब्लड यूरिन और ब्लड में अगर मान लो हमारा ब्लड 7 से नीचे है, 5 पॉइंट पे है पीएच, तो इसका अर्थ हुआ कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक। जब 7 से नीचे 6 तक तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन 6 से नीचे यदि ब्लड हमारा क्या हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तो ये क्या है, ब्लड हमारा फिर कोलेस्ट्रॉल उसमें आ गया। कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहे हैं, जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो जो आर्टरीज हैं उनसे क्रॉस करने में वहाँ पर दिक्कत होगी, तो जब वो क्रॉस नहीं होगा, ब्लड उसमें आगे नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा, ब्लॉकेजेस आएंगे, ठीक है। तो ये पीएच हमारा क्या करता है, पीएच ये बता रहा है कि ब्लड गाढ़ा है या पतला है। तो ये 7.35 क्या है, ब्लड की क्वालिटी कैसी है हमारी, एल्कलाइन वाली है। और यदि हमारा 5 के आसपास ब्लड चला जाए, ब्लड का पीएच, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक का मतलब ब्लड गाढ़ा हो गया, ठीक है। ऐसे यूरिन है हमारा, यदि 7 पॉइंट के अपर जा रहा है, 7 से 8 के आसपास जा रहा है, तो ये क्या है हमारा, एल्कलाइन वाला। इसका मतलब यूरिन बता रहा है कि हम स्वस्थ हैं। यूरिन के थ्रू केवल चेक किया जा सकता है कि हमारा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। और यदि यही हमारा 6 से नीचे चला जाए, 5 पॉइंट, कई बार आपने सुना होगा ना, यूरिन बहुत गाढ़ा पास आउट हो रहा है या पास होने में दिक्कत हो रही है, ये वही है जहाँ पीएच लेवल डाउन हो रहा है, उसका वैल्यू डाउन हो रही है। तो ये क्या है, ये तो हमारा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा जब ब्लड का पीएच डाउन हो रहा है, और यही यूरिन में पीएच डाउन होगा तो हमारी किडनी से रिलेटेड समस्याएं शुरू हो जाएंगी। और यदि पीएच ठीक है यूरिन का, तो हमारी किडनी प्रॉपर काम करेगी। किडनी प्रॉपर काम करने का मीन्स हो गया कि ब्लड फिल्टर हो रहा है सही ढंग से, ठीक है। और ब्लड सही फिल्टर हो रहा है तो हार्ट भी ठीक काम कर रहा है। ब्लड फिल्ट्रेशन तभी सही करेगा जब हार्ट ने ब्लड को प्रॉपर सप्लाई किया होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यदि हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई ही ठीक से नहीं किया है तो किडनी फिल्टर क्या करेगी, ठीक है। तो केवल ब्लड के फिल्ट्रेशन से हम लोग कह सकते हैं हार्ट सही काम कर रहा है, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे आगे। जी, धमनियों का रक्त शिराओं के रक्त की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहती है। रक्त का आपेक्षिक गुरुत्व यानी स्पेसिफिक इसको छोड़ देंगे, ग्रेविटी, इसको आप छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। नीचे सामान्य व्यक्ति में रक्त शरीर के कुल वजन का लगभग 7 से 9% होता है। एक औसत पुरुष में रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर होता है तथा औसत स्त्री में 4 से 5 लीटर होता ये है। अपने सिलेबस में लिख लेंगे, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पीएच वाला क्वेश्चन है आपका। और हमारे पुरुष के शरीर में, स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड है और फीमेल का 4 से 5 लीटर है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हमारा हार्ट है उसकी 3 लेयर्स हैं। वॉइस नहीं आ रही है आपकी, सभी को नहीं आ रही है? आ रही है मैम। आ रही तो प्राची एक बार दोबारा ज्वाइन कीजिए लीव करके, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट है इसको देख रहे हैं, इसमें 3 लेयर्स हैं। एक है एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। तो इसमें से बाहर की कौन सी लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी दिख रही है? एपिकार्डियम। वेरी गुड। फिर सेकेंड नंबर माइकोकार्डियम। मायोकार्डियम, और थर्ड एंडोकार्डियम। ठीक है। ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम जो हमारी हार्ट की लेयर्स हैं उनके नाम पे ये क्वेश्चन आता है। ये देखिए हार्ट, ठीक, कैसे सप्लाई कर रहा है ब्लड को। ये जब ऑक्सीजन ले रहे हैं तो देखिए वॉल्व कैसे ओपन हो रहे हैं और कैसे बंद हो रहे हैं। जहाँ पर ब्लड है तो ब्लू वाला ब्लड दिखा रहा है, ठीक है। तो ब्लड दूसरे में आ रहा है तो एक दरवाज़ा बंद हुआ, फिर तीसरे में आया वो दरवाज़ा बंद हुआ, फिर चौथे में आया, दरवाजे का नाम क्या, वॉल्व है यहाँ पर।
ये क्या दिखाई दे रहा है इसमें? ब्लड शुद्ध रक्त जा रहा है, और शुद्ध रक्त कैसे आ रहा है, जा रहा है, मतलब शुद्ध होने के लिए कहाँ जा रहा है इम्प्यूरिफाइड ब्लड? लंग्स के पास, ठीक। और प्यूरिफाइड ब्लड कैसे फिर हार्ट सप्लाई कर रहा है, ठीक है। चलो पढ़ेंगे। संरचनात्मक संगठन। इसके मुख्य भाग: हृदय एक पेशी अंग की छाती में बाएं और स्थित होता है। ये 4 चैम्बरों में विभाजित होता है। दाहिना आलिंद यानी राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, दाहिना निलय यानी राइट वेंट्रिकल, और बायां आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम, और बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स, धमनियां आर्टरीज हृदय से रक्त को शरीर की ओर ले जाती हैं। शिराएं यानी वेन्स शरीर से रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। और केशिकाएं यानी कैपिलरीज सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं जहां गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। रक्त ब्लड जिसमें आरबीएस, डब्ल्यूबीएस, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा शामिल है। अब ये कौन सा ब्लड हमारा जा रहा है, सप्लाई हो रहा है? प्रणाम हेमंत भैया। इसमें हम लोगों का जो ब्लड है, हेमंत भैया कुछ कह रहे हैं? नहीं कंटिन्यू। इसमें जो हम लोगों का रक्त वाहिका है, ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या देख रहे हैं? धमनियाँ, सिराएं, केशिकाएं, जिनको अभी हम लोग ऊपर भी डिफाइन कर चुके थे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। तो यहाँ जो ब्लड है, क्योंकि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके मेन 3 ही हमारे ऑर्गन्स हैं। पहला तो हार्ट होगा, फिर ऑर्गन नहीं होगा, लेकिन वो एक हार्ट का जो सप्लाई कर रहा है वो पार्ट है हमारा ब्लड। तो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो जो हमारा ब्लड है, तो ब्लड में हमारे, वैसे तो ब्लड हमारा किसका पार्ट है? लिम्फेटिक सिस्टम का, लेकिन वो ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? सप्लाई कर रहा है हार्ट। तो यहाँ पे हार्ट जो ब्लड सप्लाई कर रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इसका हम लोगों ने परसेंटेज ये सब पढ़ रखा है। तो ब्लड में जब हम लोग पूरा पार्ट देखेंगे ब्लड का, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन केवल एक हम वर्किंग वाला पार्ट देखेंगे तो वो हार्ट के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ जो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये कितना परसेंटेज है इसमें प्लाज्मा का? प्लाज्मा 55%, बाकी और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 45 तीनों। और सब किसके अंदर है? प्लाज्मा के अंदर ही फ्लोट करते रहते हैं। सब ब्लड में, सब ब्लड हाँ। ठीक है, सब ब्लड में है हमारे। और ब्लड में डिवीज़न है, 55% प्लाज्मा है और 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अभी किसी का कोई डाउट तो नहीं इस बात पे कि ब्लड के अंदर ये सब कुछ है हमारा, ठीक है। यहाँ डिवीज़न है 55 और 45 का। पढ़ेंगे आगे। एक मिनट रुकेंगे, हेमंत भैया कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर साहब इसमें पीछे 2-3 स्लाइड पीछे चलाइए। पीछे का मतलब 2 से 1 की तरफ? बैक स्पेस। हाँ, पीछे मतलब बैक और बैक और बैक और बैक। एक बार और बस एंटर करिए एक बार। अपने आप इसमें वीडियो प्ले हो जाएगा अगर आपने करवाया हो तो। एंटर करिए और एक बार और एंटर कर दीजिए, छोड़ दीजिए बस। ये भी कर चुके हैं भैया, करवाया था क्या? हाँ ठीक है, अभी करवा चुके हैं, ठीक है। ये बाद वाले में भी 2 वीडियो और थे, है ना? इसमें हाँ, वो सारे देख लिए इसमें, ठीक है। हाँ वो देख लिए, ठीक है। ये वाला भी देखा, ये भी देखा। अब केवल ये आज इनका कंप्लीट करा के कल जो आपने वीडियोस भेजे हैं उनको सामने दिखाएंगे, बस उनको डिफाइन करके पूरा करेंगे। हाँ ठीक है। चलिए पढ़ेंगे मंजू। कार्य प्रणाली हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी परिसंचरण। दाहिने हृदय से रक्त फेफड़ों में जाता है और ऑक्सीजन लेकर वापस आता है।
सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सामाजिक परिसंचरण, बाएं हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जो हमारे 4 चैम्बर्स हैं उसमें जो हमारा अशुद्ध इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो किस साइड है, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। इम्प्यूरिफाइड ब्लड अशुद्ध राइट में। राइट में। और प्यूरिफाइड ब्लड किधर है? लेफ्ट में। जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो किस, जो हमारी आर्टरीज किस धमनी के थ्रू पूरे शरीर में आएगा? हार्ट से। कल हम लोगों ने दिखाया भी था, देखा भी था। अरोटा के, अरोटा से। अरोटा एक महाधमनी है जिसके थ्रू पूरे शरीर में ब्लड है, और उसका नाम सब ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो अरोटा क्या है? वो हमारी धमनी है, आर्टरीज है, जिससे जो हमारा प्यूरिफाइड ब्लड है लंग्स के बाद कहाँ जाएगा? अरोटा से। अरोटा हार्ट से कनेक्टेड है तो वो पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा, ठीक है। तो जो हमारा राइट वाला एट्रियम और वेंट्रिकल है वहाँ पर क्या है? इम्प्यूरिफाइड ब्लड है। जो लेफ्ट है वहाँ पर क्या है? जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है पहले गया लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लेफ्ट से जो हमारा नीचे वाला जो वेंट्रिकल है वहाँ जो अरोटा महाधमनी जो है उसके थ्रू हार्ट में, और हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, ठीक। तो पूरा बस कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि राइट साइड इम्प्यूरिफाइड ब्लड, लेफ्ट साइड प्यूरिफाइड ब्लड। ब्लड इम्प्यूरिफाइड ब्लड किसके पास जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स के पास से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट पूरी बॉडी में अरोटा महाधमनी का सपोर्ट लेते हुए पूरी बॉडी में पहुंचा देगा, ठीक है। सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा क्या है? ये हमारा इनमें इम्प्यूरिफाइड ब्लड है जो सबसे पहले कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में। तो सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा क्या है? जहाँ इम्प्यूरिफाइड ब्लड कलेक्ट होकर किसके पास जा रहा है? फर्स्ट चैम्बर में जा रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम बोल रहे हैं या दायां अलिंद बोल रहे हैं, ठीक है। पढ़ें। अनम्यूट करेंगे मंजू में, अनम्यूट करेंगे। जी। फंक्शंस, शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाना। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तीसरा, हार्मोन और अन्य रासायनिक संदेशों का परिवहन। चौथा, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। पांचवा, रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं को संचारित करना। कौन सा हार्मोन यहाँ वर्किंग में है सर्कुलेटरी सिस्टम के पास? थाइमस, थाइमोसिन, ठीक। थाइमस ग्लैंड है और थाइमोसिन हार्मोन है जो यहाँ पर वर्किंग है। अब हमने अभी क्या देखा? हार्ट देखा। किसने किसने हार्ट का वीडियो जो हेमंत भैया ने वीडियोस भेजे वो उनमें से सब सही से देखे हैं? एक बार फिर से हैंड रेज कर दे जिन्होंने जो हेमंत भैया ने वीडियो शेयर किए वो प्रॉपर देखे हैं, ठीक। नहीं देखे हैं या जिन लोगों ने देखे तो आज सबका होमवर्क है कि सारे वीडियोस प्रॉपर वे में देखेंगे। कल हम सामने वीडियो शेयर करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे, तो कल सारे सिस्टम लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। एक बार आप लोग और 1 से 2 बार देख लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझना, तो कल कंप्लीट हो जाएगा फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी जहाँ तक हम समझ लें। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग एक काम जरूर किया कीजिए कि जब क्लास हो जाए, जब समय मिले, तो जिस सिस्टम को हम पढ़ते हैं उससे संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन के पार्ट होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं उनको नोट डाउन कर लिया कि हार्ट से संबंधित कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उनको वही नोट कर लेंगे। तो ये क्या, हार्ट से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हार्ट हमारे मुट्ठी के आकार का है। हार्ट क्या कर रहा है? एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड है फीमेल में, 5 से 6 मेल में, ठीक है। फिर हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। हार्ट का वर्क क्या है? हार्ट के मोस्ट जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है वो क्या काम कर रहे हैं? ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें से निकाल के अलग कर लेंगे की नोट्स के फॉर्म में। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट काम, पहले वीडियोस देखना है सबको, दूसरे नंबर पे कल अपनी समझ से डायग्राम बनाने हैं जो वीडियोस में शेयर हो रहे हैं उसके अनुसार,
जैसा भी आप बना पाए, उसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है कि आपको बहुत सुंदर बनाना है, बस केवल हार्ट बनाना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है या सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें केवल आपको नाम लिखने हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और इनके फंक्शन क्या है। ठीक है, बोलेंगे हिम्मत भैया? एक सूचना ये सभी को मैं पहले भी दे चुका हूँ, अभी फिर दे देता हूँ कि 19, 20, 21 3 दिन अपना योग के संबंध में एक प्रतियोगिता जो ऑनलाइन रखनी है भागीदारी के लिए। पहले हमने 18, 19, 20 बोली थी, उसकी बजाय हम योग दिवस को भी कवर कर रहे हैं, तो 19, 20, 21 को हम रख रहे हैं। तो उसमें आप सबका भाग लेना जरूरी है। ठीक है, किसी के बहुत ही कोई संकट काल हो, कोई बाहर ही हो, उसका कुछ वो अलग बात है, बाकी आप सबको करना, क्योंकि आप लोग योग के विद्यार्थी हो और इसमें आपके विकास को हमने ध्यान में रखते हुए, आपके प्रमोशन को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रेरणा भी मिले और आपके डेवलपमेंट भी हो स्किल का, उनको ध्यान में रखते हुए 3 दिन की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप सब लोगों को कल या आज रात को लिंक मिलेगा, उस पर अपना नाम मतलब डाल दीजिएगा, जिससे कि आपका उसमें नाम वो हमारे पास इसे 3 दिनों वाली लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो सब समझ में आ गया। 19, 20, 21 शाम को हम 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम रखेंगे प्रतिदिन, तीनों दिनों में, और उसमें आपके पास भी स्वयं की प्रतिभा दिखाने का भी एक छोटा सा कॉलम रखेंगे। तो उसमें आप अपनी स्वयं को योग में जिसको भी जो आता है विशेष रूप से, वो कॉलम भी एक रखा जाएगा, तो आप लोग अपनी छिपी हुई प्रतिभा को भी दिखा सकते हैं। उसमें हमने पुरस्कार, प्रमाण पत्र और सारी चीजें रखी हैं। तो ये कुछ चीजें थी, बाकी आपको रात को पढ़ने में आएगी, वो जो लिंक के साथ हम डिटेल भेजेंगे। बोलिए भारती जी। टाइम ही जानना था कि प्रतियोगिता टाइम का डॉक्टर साहब क्या रखेंगे? शाम को 7 से 8:30। हेमंत भाई थोड़ा सा पहले रखना चाहिए तो रख लीजिए, 6:30 से 8। अभी 6:30 से 8, 6:30 से 8 रख लेंगे। ठीक है, तो 6:30 से 8 शाम वाला एक रखेंगे, तो वो सबके लिए सही रहेगा। जी हाँ सर। ठीक है, 6:30 से 8 में मुझे लगता है किसी को शायद समस्या नहीं होगी। बताओ किसी को, फिर भी ज्यादा समस्या वाले लोग होंगे तो फिर हम आगे पीछे करेंगे। और क्या 7 बजे से सही है, मेरी क्लास होती है ना, तो 7 हमारे टाइम है, ये मुझे बिल्कुल सूट करता है। अगर आप 6:30 रखोगे, मैं 7 बजे ज्वाइन करूँगी। हाँ कोई बात नहीं। और किसी को 6:30 बजे दिक्कत है क्या? ठीक है, तो 6:30 से 8 बजे का हम विचार कर रहे हैं, तो जो भी फाइनल होगा आपके ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करिए। जी डॉक्टर साहब पढ़ेंगे आगे? पढ़ना? हाँ पढ़ें, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए। ठीक। संरचनात्मक संगठन मुख्य नाम। 1 मिनट रुकिए मंजू, 1 मिनट रुकिए इसका, 1 मिनट। पढ़े जी। श्वसन तंत्र, इसका संरचनात्मक संगठन मुख्य नाम। वायु का प्रवेश द्वार जो वायु को नमी देता है और छानता है। गला और स्वर यंत्र। श्वास नली जो वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। श्वसन नलिकाएं, ट्रेकिया से फेफड़ों में 2 शाखाएं बनती हैं। ब्रोंकियोल्स, सूक्ष्म शाखाएं जो एल्वियोली तक जाता है। एल्वियोली ये फेफड़ों की वायु कोशिकाएं जहां गैस विनिमय होता है। फेफड़े यानी लंग्स 2 अंग जो वक्षस्थल में होते हैं, बायां छोटा होता है और दाहिना बड़ा। 2 हमारे कौन कौन से मेन ऑर्गन 2 हैं संख्या में? एक लंग्स 2 हैं और किडनीज 2 हैं। ठीक है, लंग्स 2 हैं और किडनी 2। लंग्स के बीच में हमारा क्या है? हार्ट सिचुएटेड है। हार्ट कहाँ स्थित है हमारा? दोनों लंग्स के बीच में। ठीक, फिर इसमें एक नीचे लिखा हुआ है कि 2 अंग जो वक्षस्थल में होते हैं, बायां छोटा है और दाहिना बड़ा है। मतलब बाएं साइड छोटा है और दाहिना बड़ा है। तो इस जो हमारा हार्ट है, इसीलिए बोलते हैं ना कि हार्ट किधर झुका हुआ है? बाएं साइड में। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ क्या है? बायां छोटा है और दाहिना बड़ा है,
तो ऑटोमेटिक जब वो स्थित होगा तो, और वो है किसका आकार कैसा, मुट्ठी के आकार का है, तो इसलिए वो बाईं तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, किसके कारण झुका है, क्योंकि दोनों जो लंग्स है उसमें से बायां छोटा है और दाहिना बड़ा है। लेफ्ट हमारा छोटा है, राइट बड़ा है। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे सरल सा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कहाँ से शुरू हो रहा है, नोज से। ठीक, अब इसके डायग्राम जो आपके पास उसमें आ भी चुके हो, वीडियो देखेंगे, फिर कल इनको पूरा वहाँ दिखाकर और समझा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या है हमारा नोज रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फिर स्वर यंत्र है, फेरिंक्स लैरिंक्स यहाँ पर है, गला और ये, फिर श्वास नली जिसे विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रैकिया भी बोलते हैं। ये विंड पाइप दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, भोजन को अंदर ले जाने में और श्वास को अंदर ले जाने में, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल। एक टाइम पर एक ही काम होगा हमारा। इसके बाद है हमारे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई क्या है, जो हमारा लंग्स हैं दोनों साइड में, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा ब्रोंकाई। फिर उससे और अंदर जाएंगे तो ब्रोंक्यूल्स हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स का भी जो लास्ट पार्ट है वो क्या है हमारे एल्वियोलिस, या एल्वियोल्स या एल्वियोलिस। ये क्या है, ये एल्वियोल्स वाला जो पार्ट है, ये एल्वियोलिस वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हमारा जो O2 जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको CO2 में कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, एल्वियोल्स। ये एल्वियोल्स जस्ट लाइक बलून है, जैसे बलून में कोई हवा भरी, वो फूल गए और फिर हवा निकाली गई वहाँ की, तो फिर वो फिर श्रिंक हो गए अपनी जगह पर। तो ऐसे ही जब श्वास हमने लिया पूरा प्रॉपर वे में, तो श्वास का एंडिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, एल्वियोल्स। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में देखेंगे तो एल्वियोलिस हो जाएगा, अदरवाइज एल्वियोल होगा। तो ये क्या है, ये हमारा एल्वियोल वो जगह है जहाँ पर हमारे गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, O2 CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब यही वो जगह है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जब CO2 यहाँ पर बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो ये हार्ट का यहाँ पर कौन सा ब्लड आया है, इम्प्यूरिफाइड ब्लड आया है। ठीक, जब हम लोग लंग्स के पास क्या भेज रहे हैं, इम्प्यूरिफाइड ब्लड भेज रहे हैं, तो इम्प्यूरिफाइड ब्लड लंग्स के किस जगह पर आ रहा है, बॉडी से या हार्ट से, राइट साइड में नहीं, एक वो हो गया। जो वो इम्प्यूरिफाइड ब्लड किसके पास आएगा, लंग्स में आएगा। तो लंग्स में किस जगह पर आएगा, एल्वियोल्स में आएगा। ठीक, क्योंकि यहीं पर हमारा गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहीं पर हमारा जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है, और एल्वियोल्स किसका पार्ट है, लंग्स का पार्ट है। तो लंग्स में यहाँ पर आकर जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है उसको जो गैस के फॉर्म में हमारा बाहर होगा, तो वो क्या होगा, CO2 बाहर होगा। तो ये इम्प्यूरिफाइड ब्लड जो हार्ट के थ्रू लेफ्ट साइड में, जो राइट साइड है हार्ट का, वो क्या है, पूरा इम्प्यूरिफाइड ब्लड है। प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ पर आएगा, लेफ़्ट साइड में आएगा। तो लेफ़्ट साइड में लंग्स के पास आ रहा है, तो लंग्स के पास इम्प्यूरिफाइड ब्लड कहाँ आएगा, एल्वियोल्स के पास। ठीक है, यहीं से हम CO2 के फॉर्म में गैस को बाहर करेंगे और फिर ऑक्सीजन के फॉर्म में ले लेंगे। तो जैसे ही हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, या तो वो कहाँ जाएगा, अरोटा महाधमनी में जाएगा। ठीक, अरोटा किससे कनेक्टेड है, हार्ट से कनेक्टेड है, और हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया लेफ्ट साइड से। ठीक, अब ये कनेक्टिविटी किसको थोड़ी सी समझ में आई है, बहुत डीप में नहीं, बस नॉर्मल सा कि हार्ट और लंग्स कैसे काम करते हैं। मंजू मैम, भारती मैम और बाकी के लोग, जिसको लग रहा है बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, वो भी हैंड, इस पॉइंट को समझाने के बाद एक बार हैंड रेज कर लेंगे, क्योंकि हार्ट, लंग्स और किडनी तीनों का यदि फंक्शन समझ में आ गया तो एनाटॉमी आ गई आपको समझ में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फिर हमारे लंग, तो ये हमने बस एक बार इसको पूरा ऊपर से नीचे तक कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने श्वास ली नोज़ के थ्रू, नोज़ के पीछे वाला जो पार्ट है फेरिंक्स और लैरिंक्स है, वहाँ से होते हुए श्वास कहाँ जा रही है, विंड पाइप ट्रैकिया में जा रही है। ट्रैकिया कहाँ पर है, जो पूरा यहाँ गले के नीचे से जाकर दोनों साइड लंग्स में अब डिवाइड होगा। तो जो दोनों साइड लंग्स में डिवीज़न होगा, तो ट्रैकिया के बाद डिवीज़न किससे हो रहा है, ब्रोंकाई से हो रहा है। ट्रैकिया के बाद डिवीज़न किससे हो रहा है, ब्रोंकाई से हो रहा है, जो लंग्स से कनेक्टेड है। फिर ब्रोंकाई का और नीचे का पार्ट क्या है, ब्रोंक्यूल्स है।
लंग्स में ही है। फिर ब्रोंक्यूल से भी नीचे का पार्ट लंग्स में क्या है हमारा, एल्वियोल्स है। एल्वियोल्स वो एंडिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया है, अब वो एक्सचेंज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। और यही CO2 क्या है, जो हार्ट से इम्प्यूरिफाइड ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स के पास आ रहा है। तो इम्प्यूरिफाइड ब्लड कहाँ पर आया है, एल्वियोल्स में आया है। और एल्वियोल्स के थ्रू अब कहाँ पर जाएगा, फिर वही नीचे से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर नोज के थ्रू हमने CO2 को बाहर कर दिया। यही सर्कल क्या है, श्वास लेने और छोड़ने के माध्यम से कॉन्टिन्यूटी वर्किंग में है। अब दूसरे एस्पेक्ट में देखेंगे कि इसको बहुत अच्छा करना हो तो हम किसका अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम क्या कर रहे हैं कि जब हम श्वास ले रहे हैं तो जितना ध्यान से श्वास को नाभि तक ले जा रहे हैं, तो दोनों, एक तो नाभि तक श्वास किया जो सेंटर पॉइंट है, दूसरा जब दोनों लंग्स श्वास से भरते हैं तो इसका इफेक्ट कहाँ आता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन में। क्योंकि लेफ्ट और राइट क्या है, लंग्स हैं, ये दोनों हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं। तो वो दोनों ब्रेन क्या हो रहे हैं, ब्रेन से जो थॉट प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो रही है। तो जितना थॉट प्रोसेस स्लो डाउन होगी उतना ऑक्सीजन लेने का जो पैटर्न है वो बढ़ जाएगा। जितने विचार शांत उतना गहरी श्वास, जितने विचार एक्सेस होंगे उतना हमारा श्वास कहाँ होगा, गले तक या चेस्ट तक, नेवल तक नहीं जाएगा। नेवल तक श्वास कब ले पाएंगे, जब प्राणायाम के माध्यम से विचार कम होंगे या थॉट प्रोसेस स्लो डाउन होती चलेगी। इसीलिए प्राण और मन का संबंध है। तो प्राण का संबंध और मन का संबंध, मन नर्वस सिस्टम से हो गया, प्राण हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया जाता है। तो सब किसके साथ प्रॉपर एक्टिवेट हो रहे हैं, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ठीक है, अब हमने ये अभी देखा श्वसन तंत्र, कल इसको वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अभी केवल इतना, अब वो लोग हैंड रेज कर दें जिनको अभी श्वास, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को कनेक्ट करना नहीं आ रहा है, हार्ट और लंग्स समझ में नहीं आ रहे हैं, इनकी वर्किंग समझ में नहीं आ रही। अब वीडियो नहीं देखे हो तब तो नहीं पूछेंगे, ईमानदारी से वीडियोस देखें तो पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आपने देखा नहीं है तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत समझ नहीं आएगा, कुछ देखा है तो समझ में आ जाएगा। तो अब वो लोग बोले अभी जिन्होंने देखा भी है, समझा भी है, फिर भी क्लियर नहीं है, हार्ट लंग्स का फंक्शन एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये जिसको भी नहीं समझ में आया हो तो अभी पूछ लीजिए। चलिए मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग। कार्य प्रणाली, इनहेलेशन, सांस लेना है। डायाफ्राम नीचे जाता है, छाती की गुहा फैलती है, वायुमंडलीय वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है और एक्सहेलेशन में सांस छोड़ना। डायाफ्राम ऊपर उठता है, वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, गैस एक्सचेंज। एल्वियोली में ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करता है और CO2 बाहर आती है। ठीक है, डायफ्राम क्या है, बॉर्डर लाइन है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच। तो जब हम लोग श्वास लेते हैं, ये एक क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है, रियल में क्या फूलता है, डायफ्राम बाहर, क्योंकि श्वास लेने का संबंध हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, तो वो हमारे पेट फूलने से इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो डायफ्राम क्या है, डायफ्राम हमारी बॉर्डर लाइन है। तो जब बॉर्डर लाइन श्वास लेने से बाहर की ओर आती है तो वो हमारा इफेक्ट कहाँ दिखता है, पेट पर दिखाई देता है, पाचन तंत्र पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग बोलते हैं नेवल ब्रीदिंग करना है, यौगिक ब्रीदिंग करना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि कौन सा हिस्सा बाहर आता है, फूलता है, तो सामान्य भाषा में पेट बोलते हैं, वैसे क्या बोलेंगे, डायफ्राम। ठीक, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि जब आप फर्स्ट सेकंड लेवल में पढ़ते हैं वहाँ तक चल जाता है, जब वो फोर्थ लेवल है तो MA में आ गए तो अब प्रॉपर आंसर देंगे, डायफ्राम फूलता है या बाहर आता है, जिसके कारण, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन है तो पेट भी हमारा फूलता हुआ दिखाई देता है। गैसेज एक्सचेंज कहाँ हो रही है, एल्वियोली में हो रही है, CO2 और ऑक्सीजन जो हमारा CO2 में कन्वर्ट हो रहा है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे। फंक्शंस, शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, या रक्त का पीएच संतुलित रखना, तीसरा आवाज उत्पन्न करना या लिरिक्स के माध्यम से, रोगाणुओं को रोकने के लिए श्लेष्म और नाक के बाद। ये क्या है, जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर जितने पार्टिकल्स होते हैं हवा में, वो सब क्या होते हैं, वो जैसे एक छन्नी की तरह उन्हें बाहर रोक लेते हैं। ठीक है। दूसरा, जब है लैरिंग्स की बात कर रहे हैं, आवाज़ उत्पन्न करना, तो जितना जितना हमारे फेफड़े क्लीन होंगे, लंग्स साफ होंगे, वहाँ कफ कलेक्ट नहीं होगा, मेल्ट हो गया होगा, उतनी हमारी आवाज़ क्लियर होगी। ठीक है। तो लैरिंग्स कब काम सही से करेगा, जब फेफड़े हमारे या लंग्स प्रॉपर वर्किंग में है और वहाँ कफ कलेक्ट नहीं है। पीएच क्या है, जितना अच्छा हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा, या ये बोले कि जितना हमारा जो पीएच है ब्लड का वो एक्यूरेट होगा, तो ब्लड के पीएच की एक्यूरेसी क्या बता रही है कि हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हार्ट के द्वारा बॉडी में सप्लाई करवा रहे हैं। ठीक, जब भी पीएच अच्छा होगा तो पीएच क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन ब्लड में सही है। अगर पीएच सही नहीं है तो ऑक्सीजन ब्लड में सही नहीं है, और ऑक्सीजन ब्लड में सही नहीं तो ब्लड क्या है, थिक हो गया, गाढ़ा हो गया। कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोऑर्डिनेशन। ये दोनों प्रणालियां मिलकर शरीर में गैसों का आदान प्रदान और पोषक आपूर्ति सुनिश्चित करती है। श्वसन तंत्र ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है और CO2 बाहर निकालता है। कार्डियोवैस्कुलर इस ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। क्लियर हो गया? इतनी देर से हम लोग 2 दिन से यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पढ़ना ही। हाँ। हृदय तंत्र, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4, 2 आलिंद और 2 निलय। शरीर से रक्त हृदय में किस कक्ष में आता है? दाहिने आलिंद में। ऑक्सीजन युक्त रक्त किस नलिका से शरीर में जाता है? महाधमनी यानी एरोटा। फेफड़ों को रक्त कौन सी धमनी ले जाती है? फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। शरीर से दूषित रक्त लाने वाली सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? वेना केवा। ठीक है, वो इंफीरियर भी है और सुपीरियर भी है। रक्त का संचरण किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? हृदय। केशिकाओं का कार्य क्या है? गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान। हृदय को रक्त कौन सी धमनियां देती है? कोरोनरी आर्टरी। हृदय की पेशी को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। रक्त में ऑक्सीजन को कौन वहन करता है? हीमोग्लोबिन। इसमें देख रहे हैं वो लिखा हुआ है, हृदय को रक्त कौन सी धमनियां देती है? हृदय को, ठीक है, तो कौन सी धमनी? कोरोनरी आर्टरी। जब भी सुना होगा कई बार कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, ब्लॉकेज आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो आर्टरीज हैं जहाँ पर ब्लड प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तब यहाँ पर ब्लॉकेजेस आते हैं। तो हृदय को रक्त, 1-2 क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसको कल वीडियोस जब आप देख लेंगे तो बताएंगे। एक कोरोनरी आर्टरी के बारे में और एक बैग था, यहाँ पर लिखा हुआ है फेफड़ों को रक्त कौन सी धमनी ले जाती है? फेफड़ों को में रक्त कौन सी धमनी ले जाती है? तो पल्मोनरी आर्टरी। ये 2 अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके दोनों क्वेश्चन को अलग करके रख लीजिए, वीडियोस को सही से देखेंगे, कल हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जब वीडियो सही देख लेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रॉपर सामने दिखेंगे आपको स्क्रीन पर। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट। श्वसन तंत्र का प्रारंभिक भाग कौन है? नाक। फेफड़ों में वायु के आदान प्रदान की संरचना कौन सी है? एल्वियोली। वायु नली को क्या कहते हैं? ट्रेकिया। स्वर उत्पन्न करने वाला कौन सा है? स्वर यंत्र। वह पेशी जो श्वसन में सहायक है? डायफ्राम। श्वसन तंत्र के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जी,
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? एक्सलेशन। फेफड़ों में वायु की शाखाओं को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? लगभग 12 से 16 बार। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोली और केशिकाओं के बीच। अभी हम लोगों ने पढ़ा था केशिकाओं के बीच, ब्लड वाले में पढ़ा था, वहाँ पर हो रहा है। और एल्वियोली कहाँ है? हमारे लंग्स का पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इम्प्यूरिफाइड ब्लड वहीं से आ रहा है यहाँ पर। तो केशिकाएं हमारा हार्ट से सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हो गया और एल्वियोली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, इसको ध्यान में रखिए। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति कितनी बार श्वास लेता है? 12 से 16 बार, 12 to 16 टाइम्स। टोटल हम लोग पूरा 24 जो आवर्स में कितने बार श्वास लेते हैं? 21,600 बार, 21,600 टाइम्स एक दिन में हम लोग श्वास लेते हैं। इसको अपने सिलेबस पे नोट कर लीजिए साथ, ऊपर नोट करेंगे फ्रंट पे ही कि हम लोग एक दिन में कितनी बार श्वास लेते हैं सामान्य लोग? 21,600 बार। ठीक, अब इस श्वास को या श्वासों के माध्यम से अपना श्वास ठीक करना हो तो हम प्राणायाम का अभ्यास करते हुए धीरे धीरे श्वास कितनी बार आ जाएंगे लेते हुए? 1 मिनट में 2 से 3 बार, या सामान्यतः देखेंगे तो कम से कम 6 से 7 बार, 8 बार बस। ये लास्ट है स्वस्थ व्यक्ति के लिए। और जब प्राणायाम कर रहे हो या बीच में हम जब होल्डिंग वाले प्राणायाम कर रहे हो तो कितने बार हो? कि 1 मिनट में 2 बार। ठीक, तो जो हम लोग सुबह प्राणायाम करते हैं 4 टाइम्स, तो वहाँ क्या होता है? 1 मिनट में 2 बार होता है। ठीक है, कभी भी आप देखेंगे, अब आप लोग अपने मन से ना होल्ड कर पा रहे तो नहीं कह सकते। जो टाइमिंग्स है 4 मिनट में 2 टाइम्स का रखा है, तो 8 टाइम्स आप सांस लेते हैं। एक छोड़ने में 40 सेकेंड्स का है और लेने में 40 सेकेंड्स और छोड़ने में 20 सेकेंड्स का। तो ये हम लोगों ने आज क्या देखा इसके बारे में, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब आप लोगों ने कितने सिस्टम पढ़ लिए बोलेंगे अंजू मैम? अभी तक हम लोगों ने हाँ कौन कौन से सिस्टम पढ़े? मैम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा सबसे पहले। स्टार्टिंग से बोलेंगे, स्टार्टिंग से कहाँ से सिस्टम पढ़े थे? स्टार्टिंग से तो स्केलेटन पढ़ लिया, मस्कुलर पढ़ लिया, और उसके बाद स्किन सिस्टम नहीं मुझे ध्यान आ रहा कि पढ़ा या नहीं पढ़ा। स्किन सिस्टम उसका कोई डीप में अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें हमने उसकी फंक्शनिंग बताई थी कि स्किन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम भी मैम नहीं पढ़ा। नर्वस सिस्टम अभी पढ़ना है। और उसके बाद जो पढ़े हैं उनके नाम रेस्पिरेटरी नहीं, आपने कहा ना स्टार्टिंग से, तो फिर मैं नंबर 1 से रेस्पिरेटरी अभी पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम भी अभी नहीं किया। हाँ, डाइजेस्टिव हो गया है, डाइजेस्टिव के बाद एस्पिरेटरी भी हो गया है, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव नहीं पढ़ा। तो हम लोगों के कौन कौन से सिस्टम पढ़ने हैं अभी? रिप्रोडक्टिव पढ़ना है, और लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है, और नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन भी है ना। और एंडोक्राइन नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? ग्लैंड्स, हार्मोन्स बहुत डीप में पढ़ा दिया है। ठीक है, एक बार रिवीजन में भले ही ले लेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे ग्लैंड्स और हार्मोन्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, तो उसका केवल एक रिवीजन आपको देंगे, बाकी उसको प्रॉपर अब नहीं पढ़ना है। तो हमें इम्यून सिस्टम भी है ना, इम्यून सिस्टम आते अभी बात हो गई। तो हमारा कौन कौन से? नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं, अंजू मैम स्टार्ट कीजिए। 3.1.5 नर्वस सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ नर्वस सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की शारीरिक रचना और शरीर क्रिया विज्ञान, तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक संगठन, तंत्रिका तंत्र का तंत्र और तंत्रिका तंत्र के कार्य।
नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रणाली है जो शरीर के सभी कार्यों जैसे कि सोचने, समझने, अनुभव करने, गति करने, अंगों का संचालन तथा आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करता है। इसमें विद्युत संकेत क्या है और रासायनिक संकेत क्या है? रासायनिक विद्युत क्या है? संकेत तो मैम क्योंकि इसको CPU कहते हैं, वो हो गया, उससे लिंक वो हो गया। और रासायनिक में हमारे जितने हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, वो सब जब भी रासायनिक लिखा होगा यहाँ पर तो ये हार्मोनल पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है किसका शेप है? ये अखरोट का मैम। अखरोट का। तो पहली चीज, जितने भी हमारे शरीर के अंगों के शेप में जो भी हमारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि वो सब उनकी हीलिंग के लिए सपोर्टिव पार्ट है, ठीक है। जैसे हमारा अगर हम लोग ब्रेन के लिए बोले तो ब्रेन की टॉनिक क्या बोला? अखरोट को खा लें। अखरोट, यदि भीगे हुए अखरोट खाते हैं तो ब्रेन स्ट्रांग रहेगा। हार्ट किसके शेप का है? काजू के शेप का, बादाम। चने के राजमा सॉरी नहीं, हार्ट आलमंड जो बादाम है, किडनी है राजमा, वो है हार्ट, जो है जो बादाम का शेप है, ठीक है। उसके तो इसलिए हार्ट की टॉनिक क्या है? बादाम है। भीगे हुए बादाम हार्ट को मजबूत करते हैं। फिर किडनी किसके शेप में है? राजमा, ठीक है। तो किडनी के लिए राजमा यूजफुल है। यदि राजमा, इसीलिए बोलते हैं कि 1 वीक में एक बार राजमा बनाना चाहिए घर में, ठीक है, वो हमारी किडनी के लिए अच्छा है। फिर हमारा जो पेनक्रियाज है किसका शेप है? करेला, ठीक है। तो पेनक्रियाज के लिए किसका जूस प्रेफर करते हैं? करेले का। डायबिटिक्स वालों को भी। हाँ, तो वही पेनक्रियाज मतलब ये है कि हमारा इंसुलिन प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो डायबिटिक पेशेंट है। फिर ऐसे ही हमारी जो बैकबोन स्पाइन है, स्पाइन किसके शेप की होती है? लौकी नहीं लौकी शेप की बिल्कुल नहीं। स्पाइन किसके शेप की होती है? अंजीर मैम। हाँ, ठीक है, जो अंजीर होती है उसके शेप की होती है। उसमें देखा है ना, पूरा एक रोल टाइप का बना होता है, उसमें सब फंसी होती है ऐसे ऐसे पास पास, और सब एक दूसरे से पूरा चिपकी होती है। कि जब हम लोग अगर उसे निकालेंगे तो एक थोड़ा सा फोर्स लगा के उसको हटाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए स्पाइन के लिए जब भी किसी की स्पाइन वीक होती है या वहाँ पे सही से फंस, तो डाइट में हमेशा अंजीर को शामिल किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि जो हमारा जैसा शेप है हमारे मेजर अंगों का, पार्ट्स का, ऑर्गन्स का, तो उसके लिए जो हमारे फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल्स हैं वो वहाँ हीलिंग का पार्ट बन सकते हैं। अब देखते हैं ये क्या देख रहे हैं? नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें जो फर्स्ट हमारा पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यदि किसी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिसकनेक्ट हो जाए तो पूरी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। इसीलिए ब्रेन को क्या बोलते हैं? CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। फिर नीचे देख रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन है और नर्व्स हैं। जितने शरीर में हमारी नर्व्स हैं अंदर की, वो सब किसके अंदर आती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब एक बार फिर देख रहे हैं हम लोग, पहले क्या देख रहे हैं? एक साइड ब्रेन दिख रहा है सामने, फिर जो ब्रेन है, ब्रेन से जो हमारी नर्व्स कनेक्टेड हैं स्पाइन की तरफ, वो दिख रहे हैं। फिर दूसरे साइड देख रहे हैं, आगे से फ्रंट में देख रहे हैं कि ब्रेन से हमारी जो रिब केज है, हमारा रिब केज सबको पता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट है, ठीक है, वो पूरा इंटरकनेक्टेड है। फिर देख रहे हैं नीचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाथों में पूरे पॉइंट्स, पैर का अंगूठा, सब किससे कनेक्टेड? सब नर्व से कनेक्टेड हैं। और सारी नर्व्स का सेंटर पॉइंट क्या है? ब्रेन। ब्रेन और स्पाइन, ठीक है, ब्रेन और स्पाइन दोनों।
आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर, इसको अभी थोड़ा सा आराम से बस केवल नाम देख रहे हैं। सेरिबेलम, प्रमस्तिष्क, थैलमस, हाइपोथैलमस, फिर मेडुलस स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरिबेलम और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम। तो जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक कनेक्टिविटी सबको बिठानी है, रखनी है। माइंड, ब्रेन, थॉट्स, माइंड, ब्रेन, थॉट्स, इनको कनेक्ट करिए, कौन किसके बाद आएगा। और नर्वस सिस्टम, माइंड, ब्रेन, थॉट्स, नर्वस सिस्टम, इनको कनेक्ट करिए। मैम सबसे पहले तो थॉट्स ही आएंगे, बोलेंगे जी मैम? सबसे पहले थॉट्स आएंगे, फिर माइंड और उसके बाद ब्रेन, नर्वस सिस्टम। सब लोग आराम से सोच कर बताएंगे, 1 मिनट में आंसर देना है। सबसे पहले बेसिक पार्ट क्या है? अब मेरा क्वेश्चन सुनेंगे सब ध्यान से। बेसिक क्या है, बेस क्या है इसमें से, इन चारों में से? ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो ब्रेन कहाँ रहेगा? हम बोल रहे हैं बेस क्या है, तो सबसे पहले आएगा नर्वस सिस्टम। ठीक, फिर नर्वस सिस्टम के बाद क्या आएगा? ब्रेन। नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, अभी यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। फिर ब्रेन से क्या कनेक्ट होगा? माइंड। अब माइंड से कनेक्ट होंगे थॉट्स। ठीक है, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, माइंड, फिर थॉट, ये कनेक्टेड होगा। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो ये अभी हम लोग केवल यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो पहले फ्रंट, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो इसको हम लोग जब पहले वीडियो आप देखेंगे तब बताएंगे, लेकिन इसमें एक पार्ट, 2 चीज़ों से आप सभी परिचित हैं। पहला हम लोगों ने जो बैक देखा, इसमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन और हमारे स्पाइन कनेक्टेड है। ठीक है, ये वर्क कैसे कर रहे हैं इसको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ब्रेन और स्पाइन का फंक्शन कैसे होगा, कौन बताएगा? बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, लगभग कुछ लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं। ब्रेन और स्पाइन कैसे वर्किंग, हाँ बोलेंगे अंजू मैम? जब भी कोई सब कुछ, जैसे हमें कांटा चुभता है या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले मैसेज ब्रेन में जाता है। ब्रेन उस मैसेज को स्पाइन में भेजता है। स्पाइन वापस से उस पे एक्ट करके वापस उसको ब्रेन को भेजती है, और फिर हम उस चीज को रिमूव करते हैं, जो मतलब कांटे को हमारा रिमूव करते हैं हम उसको। ठीक है, चलो अब इसमें बताया लगभग सही, बस थोड़ा सा कुछ पहले और बाद में हो गया। सबसे पहले मैसेज किसको जाएगा और मैसेज किसके द्वारा जाएगा? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन कनेक्टेड होगा। ठीक है, अगर हमारा कांटा चुभा है तो कौन सा सेंस ऑर्गन है यहाँ पर? स्किन है। ठीक है, तो स्किन को रियलाइज हुआ, स्किन के माध्यम से हमें पता चला कि कांटा चुभा है या कोई पिन लगी है, तो ये मैसेज किसके पास जाएगा? स्पाइन लेगी। ठीक, स्किन क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन के थ्रू ही मैसेज जाता है, तो स्किन सेंस ऑर्गन हो गया, इसके थ्रू मैसेज गया स्पाइन को। स्पाइन से जो मैसेज ब्रेन को जाएगा उनको बोलते हैं सेंसरी नर्व्स, क्योंकि 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो इनसे मैसेज गया तो उन्हें क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, फिर ब्रेन के पास मैसेज गया है। अब ब्रेन ने डिसीजन लिया कि कांटा लगा हुआ है तो इसको जस्ट हटाना है, तो ब्रेन ने डिसीजन किसको दिया? मोटर नर्व्स के थ्रू। जब स्पाइन से ब्रेन को मैसेज गया तो सेंसरी नर्व से गया है, और जब ब्रेन से मैसेज आ रहा है तो मोटर नर्व से आ रहा है। तो ब्रेन से मैसेज किसके पास आया? मोटर नर्व्स के थ्रू स्पाइन के पास आया। क्या मैसेज आया ब्रेन से? कि कांटे को हटाना है, कांटे को हटाना है। तो ये मैसेज स्पाइन ने बॉडी
को रिएक्ट कर दिया, तो बॉडी ने क्या किया, दूसरे हाथ से कांटे को हटा दिया या किसी और के सपोर्ट से कांटे को हटा दिया। ठीक ऐसे ही जो कुछ भी हम लोग पूरे दिन करते हैं, पूरे जीवन करते हैं, वो यही तरीका है। 5 सेंस ऑर्गन, जो 5 हमारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनके माध्यम से ही पूरे टाइम हमारा मैसेज स्पाइन से ब्रेन को जाता है, ब्रेन से मैसेज स्पाइन को आता है, और स्पाइन का जो रिएक्शन है वो बॉडी में वर्किंग में आता है। सभी को अभी किसी को ऐसा लग रहा हो नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर पूछ लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको समझना आपके लिए आवश्यक है। अभी जितने लोग हैं इनमें से नहीं समझ में आया है वो हैंड रेज करें, जिनको आ गया है कोई बात नहीं, जिनको नहीं आया है बस वो बोलेंगे। सबको आ गया है, फिर अब वो वाला काम नहीं करना जैसे अभी एक दिन आप लोगों ने कर दिया था, क्या बोलते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला। ठीक है, पूरा समझ के रखना। अभी भी किसी को लग रहा हो प्रॉपर नहीं समझ में आया तो हैंड रेज कर दो, यहाँ हम लोग पढ़ाने के लिए बैठे हैं। सबको आ गया है? कुसुम जी समझ आ गया आपको? हेलो कुसुम मैम। जी मेरे को तो आप पढ़ा उसमें से कम ही आ रहा है समझ में, है इंग्लिश में है तो कम आता है मेरे को। तो हम तो हिंदी में बोल रहे हैं। अच्छा अपनी बताओ, ब्रेन और स्पाइन तो पता है, इंग्लिश यहाँ पर हम लोग ने कहाँ किया है? ये तो ब्रेन सबको पता है, इंग्लिश में हो कि हिंदी में हो, स्पाइन अपनी ही रीढ़ की हड्डी हो गई। और तो हम लोग ने अभी कोई बात ही नहीं की। सेंस ऑर्गन्स को हमने 5 ज्ञानेंद्रियाँ भी बोला, तो यहाँ तो इंग्लिश में हमें लगता कुछ भी नहीं था, 0 पार्ट है इंग्लिश का, केवल मीनिंग से लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं इंग्लिश स्पेलिंग। ठीक है, तो अभी ये समझ में आया कि मैसेज कैसे जाता है, ब्रेन और स्पाइन काम कैसे करते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अब एक बार लास्ट फिर एक रिवीजन ले रहे हैं, क्योंकि इस नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो फिर ऐसा लगे बाउंस हो जाएगा पूरा। आपने वीडियोस देखे हैं जो हेमंत भैया ने भेजे थे कुसुम जी? जी देखे थे पर समझ भी नहीं आए। नहीं, आपने ध्यान से देखे नहीं है, वो इतने इजी वीडियोस हैं। आज आप देखेंगे, कल 2 बार देखेंगे, फिर आपको समझ में आएंगे। ठीक, जब कोई भी हम लोग माइंड सेट करके बैठते हैं, वो वीडियोस इतने इजी हैं, कोई भी देखेगा सबको समझ में आएंगे, वो इसीलिए वो भेजे थे। ठीक है, तो कल आप 2 बार उन्हें देखकर बैठेंगे। ठीक, बस एक हम रिवीजन ले रहे हैं, फिर कल इसके आगे कनेक्ट करेंगे कि ब्रेन और स्पाइन। ब्रेन पता है हमारा, जिसमें दिमाग काम कर रहा है, फिर स्पाइन क्या है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो हम कुछ भी करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है? हमें मान लो कुछ गर्म है, हमने हाथ हटा लिया, कुछ बहुत ठंडा है, हाथ हटा लिया, कोई चीज़ आँख में सामने से आई, आँख बंद कर ली, बहुत तेज़ साउंड आया, हमने कान बंद कर लिया, बहुत कड़वी चीज़ हमने खाई तो पानी पिया, या उसके बाद हमने भोजन को रोक दिया वहीं पे। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कुछ हमारी स्पाइन और ब्रेन के क्वेश्चन आंसर सेशन से हो रहा है। मतलब मान लो हमने बहुत कड़वा खाना है जो हमारी बॉडी नहीं ले सकती है अंदर, तो क्या होगा कि स्पाइन, मान लो बहुत कड़वा भोजन हमने ले रहे हैं और हमने वहीं रोक दिया, तो इसके पीछे प्रोसेसिंग क्या हुई है? स्पाइन ने ब्रेन को मैसेज दिया कि खाना बहुत कड़वा है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ब्रेन ने डिसीज़न लिया इतना कड़वा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसको यही रोक दो। तो ब्रेन का ये जो डिसीज़न है, खाना यही रोक दो, ये किसके पास आया? स्पाइन के पास आया। स्पाइन ने हमारे हाथ को, जिससे हम भोजन ले रहे थे, उसको वहीं रोक दिया कि अब नहीं खाना है। ठीक, तो ये क्या है? ऐसे ही हमारे जीवन के पूरी दिनचर्या के सारे कार्य होते हैं। मान लो कोई सामने से हवा में कोई तिनका उड़ रहा है, या कोई कूड़ा या कोई पार्टिकल्स आ रहा है सामने से, तो वो उड़ कर आ रहे, तो हम आँख क्यों बंद करते हैं? क्योंकि स्पाइन मैसेज दे रही है ब्रेन को कि समथिंग इज़ रॉन्ग फ्रंट ऑफ मी, कि कुछ सामने से गलत हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो ब्रेन ने डिसीजन क्या दिया, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं तो आँख को टाइट करके बंद कर दो। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है? जो भी हमारी समस्या है या कोई सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो पहले स्पाइन ब्रेन को मैसेज देगा, फिर ब्रेन का जो डिसीज़न स्पाइन को मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी काम करती है। ठीक है, चलिए टाइम पूरा हो गया है। 5 मिनट आपके जो 5 मिनट लेट थे वहाँ पर कवर हो गया।
अब सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे और जितने वीडियोस आपके पास आए हैं, हो सकता है कुछ और वीडियोस हम लोगों को लगेंगे तो 2-3 शेयर कर देंगे, बाकी आप सब देख कर बैठेंगे और कल हम लोग फाइनल कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हाँ, सारे सिस्टम्स के भेज दिए हैं आप लोग, पिछले दिनों वाले और आज वाले सारे देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आवे उनको नोट्स भी पढ़ने हैं, और जिनको वीडियो से सिस्टम समझ में आता है तो मुख्य बात क्या है, केवल समझना है, ठीक है ना। अपने को 4 शब्द दिखते हैं तो जरूरी नहीं है आपको 4 ही याद हो जाए, है ना। 1 याद हो, 2 हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें अपने को पता होनी चाहिए, एक ब्रेन है और दूसरा स्पाइन है। अब ब्रेन को हिंदी भाषा में सामान्य कोई भी जानता है कि मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं, उर्दू में बोले तो हिंदी में बोले मस्तिष्क कहते हैं, इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और उसको अगर स्पाइन की बात करें तो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर जो कशेरुकाएं है उसको स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये तो सामान्य गणित है ना, इसमें तो कुछ अंग्रेजी अलग से विशेष बातें जानने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अब असल में एक विशेष बात ये है कि कभी भी कोई विषय पढ़ा जाता है ना, उसकी टर्मिनोलॉजी के साथ पढ़ा जाता है। अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को आप हिंदी भाषा में पूरा पढ़ोगे समझोगे तो पहले तो है नहीं वो मैटर, दूसरा पढ़ोगे तो ऊपर से निकल जाएगा, है ना। कशेरू का बोलोगे तो मुंह में जुबान ही अटक, मतलब सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा बहुत दिक्कत आती है। अब जैसे लंबर बोलेंगे, है ना, सैक्रम बोलेंगे तो सैक्रम को बोलते हैं त्रिक, और कॉकिक्स को कहते हैं पुच्छल या पुच्छ, ऐसे मतलब समझ में नहीं आएगा आप क्या बोलोगे। इससे बढ़िया लंबर है, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी है अंग्रेजों का डेवलप किया हुआ। अपने भारत में जो क्रिया विज्ञान वो ना तो आज पढ़ाया जा रहा है, न कहीं किसी यूनिवर्सिटी में लागू है, न यूजीसी में, न वाईसीबी में। तो अंग्रेजों का जो टर्म्स सिस्टम सेट किया हुआ है उसको अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे, आ जाएगा। कोई बहुत जटिल नहीं है, ये भी 2-3 बार करना पड़ता है। थोड़े अंग्रेजी नाम है, एक दो बार देखेंगे, एक आध बार नोट्स देखेंगे, क्लास है, ये क्लास की रिकॉर्डिंग है। तो जिनको बिल्कुल नहीं आता वो 3-4 बार ऐसे आवृत्ति कर लेंगे तो पक्का आ जाएगा। असंभव तो कुछ भी नहीं है, केवल हमारा इनपुट हम लोग 100% नहीं देते हैं, इसीलिए होता है, और क्या। ठीक है, सब लोगों को समझ में आई मेरी बात है? हाँ, और बाकी जिनको आता है समझ में या जिनका पिछला पढ़ा हुआ है किसी समय में, उनके लिए तो कोई मुझे नहीं लगता कुछ जटिल है ना, उनके लिए तो सरल ही है। ठीक है जी डॉक्टर साहब। मनवेश शांति पाठ बोल दीजिए। हाँ, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। धीरे धीरे अपने नेत्रों को अपने हथेलियों के भीतर से परमात्मा का धन्यवाद मुस्कुराते हुए नेत्रों को। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।